एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे शुष्क अर्श से। इससे पहले प्रीवियस क्लास में हमने कहाँ तक कवर कर लिया था? अर्श वर्ड तक कवर कर लिया था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे शुष्क अर्श। क्या लिखा है श्लोक? दीर्घो अंकुरः खरः स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभवा। कैसा होता है ये? दीर्घ होता है, अंकुर होता है, खर होता है, स्तब्ध होता है और दारुण होता है। इसमें लंबा, खुरदरा, कठिन, अति कष्टदायक अंकुर पलक के अंदर होता है। वर्त्म संभवा कहाँ होता है? पलक के अंदर। इसको शुष्क अर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क अर्श। दीर्घ अंकुरा खरा स्तब्धो दारुणो वर्त्म संभवा। यह त्रिदोषज साध्य व्याधि है। इसमें क्या चिकित्सा कराते हैं? छेदन कर्म कराते हैं। देन इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है अंजन नामिका। अंजन नामिका में क्या बोला है कि दाहतोद्वती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा मृदु मंदरुजा सूक्ष्मा। दाहतोद्वती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा मृदु मंदरुजा सूक्ष्मा। ओके, तो क्या है इसका मतलब? वर्त्म प्रदेश में ताम्रवर्ण की स्पर्श में छोटी मृदु पीड़िका हो जाती है, जिसमें दाहतोद अल्प पीड़ा होती है। क्या होती है? दाहतोद अल्प पीड़ा। और ये कैसी व्याधि है? ये रक्तज साध्य व्याधि है। फिर से श्लोक देखते हैं। दाहतोद्वती ताम्रा पीड़िका वर्त्म संभवा मृदु मंदरुजा सूक्ष्मा। ओके, मृदु मंदरुजा सूक्ष्मा। देन इसके बाद आता है वाग्भट मतानुसार। ये क्या बोलते हैं? मुद्ग मात्रा असृजा। क्या बोला है? मुद्ग मात्रा असृजा ताम्रा पीटिका अंजन नामिका। मुद्ग मात्रा असृजा। इसकी चिकित्सा क्या बताई है? कि स्वेदित कर भेदन करके पुए निकाल दें। सबसे पहले स्वेदन करना है, भेदन करना है, पुए निकाल देना है। उसके बाद प्रतिसारण करना है। किससे करना है? मनशिला, इलायची, तगर, सेंधव, मधु। मनशिला, इलायची, तगर, सेंधव, मधु। प्रतिसारण कर यदि अंजन नामिका स्वयं भिन्न ना हुई हो तो शस्त्र कर्म का ज्ञाता यानी कि जो वैद्य हैं, जिन्हें शस्त्र कर्म आता है, वो भेदन करें। रसांजन तथा मधु का प्रतिसारण कर दीप शिखा से उत्पन्न उष्ण अंजन लगाएं। क्या बोला? सबसे पहले स्वेदन करना है, भेदन करना है, पुए निकालना है, फिर प्रतिसारण कराना है। अगर अंजन नामिका स्वयं भिन्न ना हुई हो तो जो शस्त्र कर्म के ज्ञाता है वैद्य, वो भेदन करें, फिर उसका प्रतिसारण करें। देन उसके बाद अंजन लगाएं। कैसा अंजन? उष्ण अंजन। अब आया बहल वर्त्म। बहल वर्त्म में क्या लिखा है? इसमें वर्त्म के चारों ओर कैसा हो जाता है? समान वर्णयुक्त और समान आकृति की पीड़िकाएं हो जाती हैं। बहल वर्त्म, बहल समान वर्णयुक्त समान आकृति पीड़िकाएं उत्पन्न। फिर त्रिदोषज साध्य व्याधि है। इसमें क्या कराते हैं? इसमें लेखन कर्म कराते हैं। देन इसके बाद आया हमारा वर्त्म बंध। वर्त्म बंध, वर्त्म बंध में क्या है? कंडूमता अल्पतोदेन वर्त्म शोफेन यो नरः न समम छादी दक्षी भवेद बंधः स वर्त्मनः। क्या बोला है इसमें? कंडूमता अल्पतोदेन न समम छादी दक्षी। जो मनुष्य कंडू वाले तथा कुछ सुई चुभने की सी पीड़ा से युक्त हो, यानी अल्पतोदेन, वर्त्म शोफ से नेत्र को पूर्ण रूप से मतलब बंद नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? पूर्ण रूप से बंद नहीं कर सकता, उसको हम वर्त्म बंद कहते हैं। ये भी त्रिदोषज साध्य व्याधि है। देन इसमें क्या लिखा है? चिकित्सा क्या है इसकी? लेखन कर्म है। क्या है चिकित्सा? लेखन कर्म है। इसके बाद आते हैं क्लिष्ट वर्त्म पे। किस पे आए? क्लिष्ट वर्त्म पे आए। इसमें क्या बोला है? मृदु अल्प वेदनम ताम्रम। क्या बोला है? मृदु अल्प वेदनम ताम्रम अकस्मात भवेद रक्तम। अकस्मात भवेद रक्तम। क्लिष्ट वर्त्म में वर्त्म मृदु अल्प वेदना युक्त ताम्रवर्ण का कैसा हो जाता है? ताम्रवर्ण का हो जाता है, शोथ रहित हो जाता है और अकस्मात यानी बिना किसी कारण के ही रक्तवर्ण का हो जाता है। क्या बोला है? क्लिष्ट वर्त्म कैसा है? मृदु है, अल्प वेदना युक्त है, ताम्रवर्ण का है, अकस्मात भवेद रक्तम, बिना किसी कारण के ही रक्तवर्ण का हो जाता है।
तो ये कौन सी साध्य व्याधि होगी? ये रक्तस्थ साध्य व्याधि होगी। चिकित्सा क्या कराएंगे? लेखन कर्म कराएंगे। इसके बाद आता है वर्त्म कर्दम। क्या आया? वर्त्म कर्दम। क्या बोला है? क्लिष्टम पुनः पित्युतम विदहे छोड़ितम यदा। तो क्लिष्ट वर्त में दुष्ट रक्त जब पित्त के साथ मिलकर विदग्ध हो जाता है, क्या बोला है? पित्त के साथ मिलकर विदग्ध हो जाता है, तो वर्त में अत्यंत क्लेद व मैल होता है। क्या होता है? वर्त में अत्यंत क्लेद व मैल उत्पन्न हो जाता है, उसको हम वर्त्म कर्दम कहते हैं। क्या बोला है? क्लिष्ट वर्त में दुष्ट रक्त जब पित्त के साथ मिलकर विदग्ध होता है तो अत्यंत क्लेद व मैल हो जाता है। ये भी त्रिदोषज साध्य व्याधि होती है और इसमें क्या करना चाहिए? चिकित्सा में लेखन कर्म करना चाहिए। देन आते हैं श्याव वर्त्म पे। श्याव वर्त में क्या बोला है? जिसमें वर्त्म बाहर तथा अंदर से श्याव वर्ण का हो। कैसा हो? श्याव वर्ण का हो। कहाँ? अंदर और बाहर, बाहे अंतः। कैसा? श्याव वर्ण का हो और शोथ युक्त हो, यानी शूनम, सावेदनम वेदना हो, दाह हो, कंडू हो और क्लेद उत्पन्न करे, उसे हम कहते हैं श्याव वर्त्म। श्याव वर्त्म क्या है? बाहे अंतः श्याव शूनम सावेदनम दाह कंडू परिक्लेदी। दाह कंडू परिक्लेदी। क्या लिखा है ये? दाह कंडू परिक्लेदी। देन इसके बाद ये क्या है? त्रिदोषज साध्य व्याधि है। इसमें चिकित्सा हम क्या कराएंगे? लेखन कर्म कराएंगे। फिर इसके बाद आता है क्लिन्न वर्त्म, जिसे हम प्रक्लिन्न वर्त्म भी कहते हैं। अरुजम बाहितः शूनम अंतः। अब ये बाहर से तो अरुजम होता है, यानी बाहर वेदना रहित होता है। बाह्य भाग जो होता है वो वेदना रहित होता है, और जो अंतः भाग होता है, जो अंतर का आंतरिक भाग होता है, वो कैसा होता है? क्लेद तथा स्रावयुक्त। कैसा होता है? क्लेद तथा स्रावयुक्त। आरुजम बाहिता शूनम अंतः क्लिन्नम स्रवत्यपि कंडु निस्तोद भूयिष्ठम। इसमें वर्त्म का बाही भाग जो होता है वो वेदना रहित तथा शोथ युक्त होता है। आरुजम शूनम। फिर अंतः भाग कैसा होता है? क्लेद युक्त। क्लेद होता है, क्लिन्न होता है, और स्रावत्यपि यानी स्रावयुक्त होता है। इसमें क्या होता है? कंडू होता है, और निस्तोद भूयिष्ठम यानी सूची वेदवत पीड़ा होती है। फिर ये कफज साध्य व्याधि है। इसकी चिकित्सा में क्या बोला गया है? इसकी चिकित्सा स्नेहन, स्वेदन, विरेचन कर्म आदि कराते हैं, करके शरीर की शुद्धि कर पश्चात, यानी जब इन कर्मों से शरीर की शुद्धि हो जाती है उसके पश्चात सेक, अंजन, आशोतन, नस्य, धूमपान करें। क्या करें? सेक, अंजन, आशोतन, नस्य और धूमपान। देन इसके बाद आते हैं अक्लिन्न वर्त्म। क्या आएगा? अक्लिन्न वर्त्म। यह है धौतानि धौतानि संबंध्यन्ते पुनः पुनः। क्या है? धौतानि धौतानि संबंध्यन्ते पुनः पुनः। क्या है? धौतानि धौतानि संबंध्यन्ते पुनः पुनः। जिसमें बार बार धोने पर भी पलक चिपक जाते हैं। क्या होते हैं? धौतानि धौतानि यानी बार बार धोने पर भी, संबंध्यन्ते पुनः पुनः बार बार पलक चिपक जाते हैं, और पाक ना हो, पाक भी नहीं होता, परिपक्वानी अपरिपक्वानी, ठीक है, पाक भी नहीं होता है, इसे हम क्या कहते हैं? अक्लिन्न वर्त्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्लिन्न वर्त्म कहते हैं। ये भी क्या है? त्रिदोषज साध्य व्याधि है। इसमें चिकित्सा देख लेते हैं इसकी क्या है। समुद्र फेन, सैंधव लवण, शंख भस्म और मुद्ग यानी मूंग और श्वेत मरीच को चूर्ण करके अंजन रूप में आँख में प्रयुक्त करें। ठीक है। देन इसके बाद आता है एक पिल्ल रोग। क्या आता है? पिल्ल रोग। आचार्य विदेह एवं डलहट के अनुसार अपरिक्लिन्न वर्त्म को पिल्ल संज्ञा दी गई है। क्या संज्ञा दी है? पिल्ल संज्ञा दी है। ठीक है। देन अब हम आते हैं वात हत वर्त्म। क्या है? वात हत वर्त्म। संधि के मुक्त होने से वर्त्म चेष्टा रहित हो जाते हैं। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्त्म यस्य न मिल लेते सरुजम यदि वारुजम। क्या बोला है? संधि के विमुक्त होने से वर्त्म चेष्टा रहित यानी निश्चेष्टम
हो जाते हैं, अर्थात स्वाभाविक कार्य नष्ट हो जाते हैं, वर्त्म खुली हुई अवस्था में रहते हैं। इसे वातहत रोग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वातहत कहते हैं। तथा इसमें पीड़ा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सारुजम यदि वा आरुजम विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्त्म यस्य न मिल्यते। विमुक्त संधि निश्चेष्टम वर्त्म यस्य न मिल्यते सारुजम यदि वा आरुजम। ये क्या है? ये वातज व्याधि है। क्या है? असाध्य है। देन इसके बाद क्या बोल रहे हैं आचार्य वाग्भट? आचार्य वाग्भट ने इसको टॉसिस के समान बताया है। देन अब क्या आया? अब आया निमेष। निमेष क्या है? सिरा वायु प्रविष्टो वर्त्म संश्रया प्रकुपित वात वर्त्म आश्रित निमेषणी सिराओं में प्रविष्ट होकर वर्त्म को अधिक चलायमान कर देती है। क्या कर देती है? वर्त्म को अधिक चलायमान कर देती है, उसे निमेष कहते हैं। सिरा वायु प्रविष्टो वर्त्म संश्रया। सिरा वायु प्रविष्टो वर्त्म संश्रया यह क्या होती है? ये भी वातिक असाध्य व्याधि है। क्या है ये? वातिक असाध्य व्याधि। और इससे पहले कौन सी थी वातिक असाध्य व्याधि? वातहत। कौन सी थी? वातहत। वातहत और निमेष क्या है? वातज असाध्य व्याधि। इसके बाद आया वर्त्म अर्बुद। क्या बोल रहे हैं? वर्त्म के आभ्यंतरिक यानी अंदर वाले भाग में विषम आकार ग्रंथि स्वरूप वेदनाहीन रक्त युक्त लटकता हुआ अर्बुद हो जाता है। अर्बुद है ना? अर्बुद हो जाता है। कहाँ पे? अंतः भाग पे। विषमम ग्रंथि भूतम वेदनम अवेदनम सरक्तम वलंबितम। ओके, ये क्या है? त्रिदोषज साध्य व्याधि है। कैसी व्याधि है? त्रिदोषज। इसमें क्या कराते हैं? छेदन कर्म कराते हैं। क्या कराते हैं? छेदन कर्म कराते हैं। अब नेक्स्ट आया वर्त्म अर्श। वर्त्म अर्श और शोणित अर्श। क्या लिखा है? छिन्नश छिन्ना विवर्धन्ते रक्त दोष से उत्पन्न होने वाले तथा स्पर्श में मृदु अंकुर। क्या है? मृदु अंकुर तथा जो काटने पर पुनः पुनः बढ़ जाते हैं। कैसे है? काटने पर पुनः पुनः बढ़ जाते हैं। इसमें दाह होती है, कंडू होता है, रुजा होती है, वेदना होती है। इसको हम वर्त्म अर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्त्म अर्श। छिन्नश छिन्ना विवर्धन्ते मृदु अंकुर। कैसे अंकुर होते हैं? मृदु अंकुर। ये रक्तज असाध्य व्याधि है। क्या है? ये रक्तज असाध्य व्याधि है। इसके बाद आया लगड़। लगड़ में क्या होता है? वर्त्म प्रदेश में कोल प्रमाण। काफी इंपॉर्टेंट है ये। क्या है? कोल प्रमाण। वर्त्म प्रदेश में कोल प्रमाण की ग्रंथि हो जाती है। कैसी ग्रंथि? कोल प्रमाण की, जो वेदना रहित होती है, वेदना रहित है, कंडू युक्त है, पाक रहित है, स्थूल आकृति है, पिच्छिल है, उसे हम लगड़ कहते हैं। अपाकः कठिनः स्थूलो ग्रंथि वर्त्म अरुजः। क्या होती है? अरुजः। फिर सकंडू पिच्छिल, इसको हम लगड़ कहते हैं। ये क्या है? इसमें क्या होता है? भेदन कराते हैं। क्या कराते हैं? इसमें भेदन कराते हैं। और ये कफज साध्य व्याधि है। क्या है? कफज साध्य व्याधि है। वाग्भट, आचार्य वाग्भट ने इसमें पाशुपत वर्ती का भी प्रयोग बताया है। क्या बताया? पाशुपत वर्ती का प्रयोग बताया है। देन इसके बाद आते हैं बिस्वर्त्म में। बिस्वर्त्म क्या बोलता है? शूनम यद्वर्तम। फिर बहुभी सूक्ष्म छिद्र है। वर्त्म में शोथ तथा अनेक सूक्ष्म छिद्र हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? शोथ हो जाता है। शूनम और अनेक बहुभी सूक्ष्म छिद्र, जैसे कि जल में होने वाले कमल में अनेक छिद्र होते हैं। इसमें क्या कर दिया गया है? एक एग्जाम्पल दिया है। कैसे? कि जल में जिस तरह जो कमल होता है उसमें अनेक छिद्र हो जाते हैं, वैसे ही इसमें अनेक छिद्र हो जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र। और क्या होता है? शोथ होता है, उसे हम बिस्वर्त्म कहते हैं। ये क्या है? त्रिदोषज साध्य व्याधि है। क्या है? त्रिदोषज साध्य व्याधि। इसमें भेदन कर्म कराते हैं। देन आता है फिर पक्ष्म कोप। क्या आया? पक्ष्म कोप। पक्ष्म कोप में क्या बोला है? प्रकोपित वात आदि दोष पक्षमाशय में जाकर बालों को तीक्ष्णाग्र और खुरदरे कर देते हैं। कैसे? खर कर देते हैं तथा पलक भी मुड़ जाते हैं, और उससे नेत्र में रगड़ होने से तीव्र वेदना होती है। ठीक है। फिर बालों को कई बार निकाल देने से शांति होती है तथा रोगी
वात धूप अग्नि को सहन नहीं कर सकता, इसे हम पक्ष्म कोप कहते हैं। ये त्रिदोषज याप्य व्याधि, इकलौती यही व्याधि है जो याप्य होती है। फिर उसके बाद आया चिकित्सा। चिकित्सा के लिए क्या बोला है? पक्ष्म कोप की 4 प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं। क्या 4 प्रकार से चिकित्सा कर सकते हैं? भेषज कर्म, क्षार कर्म, अग्निकर्म, शस्त्र कर्म। भेषज, क्षार, अग्नि, शस्त्र। ओके, देन अब हम आते हैं लास्ट पेज। ओके, ये है क्लासिफिकेशन, पूरा वर्गीकरण रोगों का कि कैसे क्या किसमें किया गया है। वातज 2 होते हैं, निमेष, वातहत, पित्तज 0, कफज 3, क्लिन्नवर्त्म, लगड़ और पोथकी, रक्तज 3, क्लिष्टवर्त्म, अंजनामिका, शोणित अर्श। देन उसके बाद आया त्रिदोषज 13 होते हैं। कौन कौन से? उत्संगिनी, कुंभिका, वर्त्म शर्करा, अर्शो वर्त्म, शुष्क अर्श, अर्बुद, अक्लिन्न वर्त्म, वर्त्म बंध, बहल वर्त्म, श्याव वर्त्म, बिस्वर्त्म, वर्त्म कर्दम और पक्ष्मकोप। साध्य साध्यता की दृष्टि से बताए हैं और फिर यहाँ पे शस्त्र कर्म के अनुसार बता दिया गया है। ओके, थैंक यू।